आज हम लोग एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल की पाठ्यपुस्तक का कछाट की चैप्टर संख्या 1 पढ़ेंगे। इसमें भारत, आकार और स्थिति चैप्टर का नाम है। तो हम इसको रीडिंग करेंगे। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में से भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें कई चीज़ों के विषय में बात की गई है। पहली बात तो की प्राचीनतम संस्कृतियों के बारे में। तो भारत की यदि प्राचीनतम संस्कृति के बारे में चर्चा की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता और उसके समकालीन जो विश्व की अन्य सभ्यताएँ थीं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता इत्यादि। और आगे कहा जा रहा है कि पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति भी की है। तो ये बात सही है कि जब भारत आज़ादी मिली थी उस समय भारत की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। सामाजिक रूप से जहाँ पर जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद जैसे भेदभाव बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध थे, उसे आज तो कहीं न कहीं उनमें बहुत कमी आई है। आर्थिक रूप से भारत सफल हुआ है और आज विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में भी अद्भुत प्रगति हुई है और भारत का विश्व में योगदान भी बहुत है। यदि आर्यभट्ट से लेकर के बात की जाए तो उन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। भास्कराचार्य के द्वारा गणित में दिया गया योगदान और दशमलव की खोज और आधुनिक इतिहास में भी भारत के वैज्ञानिक जिस प्रकार से इसरो या फिर नासा जैसी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, वैसे वो वैश्विक इतिहास को एक दिशा देने में मदद तो कर ही रहे हैं। स्थिति, तो भारत की स्थिति की चर्चा की गई है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 6 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तो इसमें कहा गया है कि मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में ही है। ये उत्तर से और ये दक्षिण की दिशा की बात की जा रही है। और जहाँ पे पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ पे और इसको 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर की बात की जा रही है। कर्क रेखा 23 से ही 1/2 या फिर उससे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को 1 मिनट इसमें बता लेते हैं। कर्क रेखा इस तरीके से भारत को काटती है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात कीजिए। तो इनके विषय में बताया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में है तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यहाँ पे एक तथ्य दिया है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। इंदिरा बिंदु अभी भी है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी, जिसके कारण भारी जन धन की हानि हुई थी। तो उसी की चर्चा की जा रही है। फिर आगे आते हैं भारत के आकार। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो चित्र 1.2 ये रहा। इसमें आप देखिए विश्व के 7 बड़े देशों को दिखाया गया है, जिसमें रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत को दिखाया गया है। जिससे भारत का क्षेत्रफल इस तरीके से लिखा है 3.28। तो एक प्रकार से मिलियन में लिखा है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, जबकि हम लोग अपने भारतीय प्रणाली में जब इसकी बात करते हैं हम लोग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर कहते हैं। तो विश्व के 7 बड़े देश हैं और उनकी भूमि क्षेत्र है उनका। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर तथा समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 यानी 7,516.6 किलोमीटर है। तो ये किस क्षेत्र की बात की जा रही है इस पर?
तो इसमें चर्चा की जा रही है, जैसे ये भारत का, अगर ये भारत का मैप है, इसके बाद में यहाँ पे ये राजस्थान वाला हिस्सा और यहाँ पे जम्मू कश्मीर का हिस्सा और यहाँ पे इस तरीके से बनाया जा सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हिस्सा ही बना है। तो इसमें जो स्पेस दिखाया गया है, जैसे कि कह रहे हैं कि स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200, तो स्थल सीमा रेखा यानी कि ये जो चारों तरफ से स्थल सीमा रेखा की बात की गई, जो भारत का क्षेत्र है यहाँ तक मिजोरम तक। अब इसके बाद दूसरी बात की जा रही है कि समुद्री तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर के। तो समुद्री तटरेखा की बात की, समुद्री तटरेखा कौन सी? तो यहाँ से जो अरब सागर से लगा हुआ भाग है, फिर यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी वाले हिस्से से लगा हुआ भाग है, इसकी बात की जा रही है। और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, और यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो इनके भी चारों तरफ का जो तटरेखा है उसकी भी जोड़ दिया गया है उसको इसमें। तो उसको कुल मिला के बताया जा रहा है 7,516.6 किलोमीटर की ये संपूर्ण तटरेखा है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। तो कौन है वो? हिमालय की बात की जा रही है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। तो इसको भारत के मैप में हम देख सकते हैं। ऊपर वाला भारत का हिस्सा जो है वो चौड़ा है और नीचे की तरफ संकरा होता हुआ हिंद महासागर में वो चला गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। तो ऐसा देखने में लगता है कि जो पूर्व पश्चिम का विस्तार है वो उत्तर दक्षिण के विस्तार की तुलना में कम है। तो इसका अंतर ऐसे देख सकते हैं, जैसे भी मैप में बोला जा रहा है कि इस मैप में आप देख सकते हैं, ऐसा लगेगा कि ये पूर्व से पश्चिम का जो भाग है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, और जो उत्तर से दक्षिण का भाग है जो यहाँ से यहाँ तक नीचे की तरफ आ रहा है, वो उत्तर से दक्षिण वाला ज़्यादा है और पूर्व से पश्चिम वाला कम है। तो ये इनके एंड पॉइंट को जोड़ने से जो एक सरल रेखा हमको मिलती है, उस सरल रेखा के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है। वास्तविकता में जब इसको कर्क रेखा के थ्रू अलग कर देते हैं दो भागों में, तो ये लगभग एक बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं। तो चूँकि क्षेत्रफल का विस्तार है, तो समान रूप से देश का क्षेत्रफल तो विस्तारित नहीं होता है ना। तो इसमें आगे दिया गया है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर करने की बात कही गई। एक तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे भारत का मानक यामोत्तर कहा जाता है, और दूसरी बात यह है कि जो अक्षांश का प्रभाव होता है वो दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर होता है। इसको कैसे समझेंगे? यहाँ पर देखिए ये 82 डिग्री 30 मिनट की रेखा बनी हुई है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तारित हो रही है। इस रेखा को हम कहाँ से मानते हैं? तो यदि हम पिछले मैप में जाएँ, यहाँ पर हम पाएंगे कि ये इस तरीके से यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री जो हिस्सा दिख रही है वाला, तो यहाँ पे ग्रीनविच रेखा है, और ये भारत की मानक यामोत्तर रेखा है, जो बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं आती है, दरअसल आती है यहाँ से 82 डिग्री 30 मिनट से इस तरीके से होते हुए और कर्व लेते हुए आती है। तो जिसका ध्रुवों पर विस्तार कम है और भूमध्य रेखा पर इसका विस्तार ज़्यादा है, यानी भूमध्य रेखा पर ये उठी हुई है, चौड़ी है, और इनके बीच का ये जो समय दिख रहा है, इसी को हम लोग, इसी के आधार पर दिख रही जो हिस्सा दिख रहा है वाला, इसी के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ का मानक समय कितना होगा। तो अब यदि मैप में देखा जाए तो ये वाला हिस्सा पूरब का है और ये वाला हिस्सा पश्चिम का है। और जब ये ग्रीनविच लाइन यानी कि 0 डिग्री देशांतर इससे पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो समय क्या होता है? प्लस होता है, यानी बढ़ता है। और जब 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो समय क्या होता है? घटता है। और इसको पूरी तरीके से समझने के लिए कि कितना पूरब जाएंगे या कितना पश्चिम जाएंगे तो कितना समय में अंतर होगा, उसके लिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जिसको ऐसे समझ सकते हैं। यदि जैसे ये होगा इस ले लेते हैं तो मान लीजिए कि ये कहा जा रहा है कि भारत का मानक जो समय देशांतर है कितना है? तो भारत का मानक समय देशांतर कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट, ये भारत का, और इसमें अंतर कितने का हो रहा है? 5 घंटे 30 मिनट का। कितने घंटे का इसमें अंतर हो जा रहा है? आखिर ये कैसे होगा? तो जब हम लोग मैप में देखेंगे तो हम पाएंगे कि एक
जो 1 घंटे का अंतर होता है ग्रीनिच रेखा से, वो 15 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब ये जो 15 डिग्री है, यदि हम इसको इस 82 से 1/30 में डिवाइड करते हैं इससे, तो हमको ये वाला जो कैलकुलेशन मिल जाएगा। 15 5 75 हो जाता है, और इसमें 7.5 डिग्री का जो गैप बच गया, 7 मिनट 30 सेकेंड का, 7 घंटे, हाँ 7.5 डिग्री का, और उसको फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो हमको 30 मिनट वाला भाग मिल जाता है। तो इसलिए हम पता कर लेते हैं कि 5 घंटे 30 मिनट का अंतर इससे है। और इसके साथ में एक दूसरी चीज़ भी है कि 15 डिग्री में और 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कुल कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटे में लगभग 60 मिनट होते हैं, कुल 60 मिनट होते हैं। और अगर इसको कहा जाए 1 डिग्री में कितने होंगे, तो 15 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इनको मिल जाएगा 4 मिनट। यानी कि ग्रीनविच रेखा से 4 मिनट, अगर हम ग्रीनविच रेखा से 1 डिग्री पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो हम समय 4 मिनट आगे हो जाते हैं, और इसी ग्रीनविच रेखा से यदि हम लोग 1 डिग्री पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो समय हमारा 4 मिनट पीछे हो जाता है। इसी के आधार पर विश्व में समय, जो मानक समय क्षेत्र होते हैं, उनको डिसाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में हर देश का एक ही मानक समय क्षेत्र होता है। कुछ देशों में एक से अधिक मानक समय क्षेत्र हैं। जैसे अगर रूस की बात की जाए तो यहाँ पर 11 मानक समय क्षेत्र हैं। भारत में तो एक ही मानक समय क्षेत्र है। हमारे देश में भी मांग हो रही है 2 मानक समय क्षेत्र बनाने की। तो यहाँ पे हम लोग थे। दूसरा इसमें टर्म था अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो ये क्या चीज़ है? तो अक्षांशीय विस्तार के आधार पर हम लोग इसको देख सकते हैं। जैसे हमें एक बात पता है कि ये होती है 0 डिग्री रेखा, और इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो 23 सही 1/2 डिग्री जो होता है, इसमें हमको कर्क रेखा मिलती है। और उसी तरीके से 23 सही 1/2 डिग्री पर हमको दक्षिण में मकर रेखा मिलती है। अब इन जो भाग है, इसी भाग के बीच में जो सूरज होता है वो मूवमेंट करता रहता है, नहीं घूमता रहता है पूरे वर्ष भर। तो कभी उत्तर से दक्षिण से उत्तर जाता है और उत्तर से दक्षिण जाता है। और जैसे सूरज उत्तर से दक्षिण से उत्तर या फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है, ऐसे दिन की अवधि में परिवर्तन होता है। तो यदि सूरज उत्तर से दक्षिण की तरफ जब जाता है तो उत्तर में क्या होता है? तो उत्तर में जो दिन की अवधि होती है वो घटने लगती है, और रात की अवधि क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। और उसी तरीके से जब दक्षिण से उत्तर की तरफ सूरज जाता है, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो दिन की अवधि क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव में दिन की अवधि बढ़ने लगती है और रात की अवधि घटने लगती है। जबकि दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है? तो दक्षिणी ध्रुव में दिन की अवधि घटने लगती है और रात की अवधि बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से दिन और रात की अवधि पर भी अक्षांशों का प्रभाव पड़ता है। आगे दिया है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम उत्तर क्यों माना गया है? तो इसका एक सामान्य सा उत्तर यह है कि इसके माध्यम से हमारे पूरे देश का समय निर्धारण होता है, कि सारे देश की जो घड़ियाँ हैं उनको एक समय पर सेट किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार के परिवहन या फिर किसी अन्य कार्यों के लिए समय विक्षेप न हो, और इससे जो भी भौतिक या फिर नुकसान हो सकते हैं उनसे रोका जा सके। जैसे ट्रेनें लड़ सकती हैं अगर समय में मानक समय के अंतर को सही प्रकार से व्यवस्थित नहीं किया जाता है। तो कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? तो स्पष्ट हो गया कि कन्याकुमारी और कश्मीर के जो अक्षांश हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए सूरज के द्वारा जो मूवमेंट होगा उसमें बीच में वो अलग अलग समय अवधि में होगा, इसलिए उनके यहाँ पर दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। जबकि देशांतरी विस्तार में एक चीज़ और आती है, तो उसे हम लोग आगे स्पष्ट करेंगे। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। तो इसमें 2-3 बातें बताई गई। पहला तो एक एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में भारत का विस्तार है। तो इस मैप से तो हम लोग इसमें देख ही रहे हैं, भारत जो एशिया के पूर्व और पश्चिम के मध्य में, लगभग ये मध्य में बीच में स्थित है एशिया के भागों के। और दूसरी बात है हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। तो हिंद महासागर, ऐसा लगता है इससे भारत हिंद महासागर को 2 भागों में
बीच में है भारत हिंद महासागर के। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया। तो हिंद महासागर की बात कर रहा है। भारत का नाम हिंदुस्तान भी है एक, जो हिंद के किनारे, ऐसा कहा जाता है कि हिंद के किनारे होने से हिंदुस्तान इसका नाम पड़ा, या फिर ईरानियों के द्वारा सिंधु नदी को हिंदू कहे जाने के कारण इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो इसके बाद आगे दिया है, क्या आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर तक कम हो गई। अच्छा, ये जो स्वेज नहर है ये कहाँ पे होगी? तो स्वेज नहर लाल सागर में है। ये यहाँ पे ये मैप में हम लोग देखेंगे, वो दुनिया के मैप में, तो यहाँ पे दिखेगा। तो इस वाले भाग में जो है कि ये वाला जो भाग है यहाँ पे, ये वाला, ये लाल सागर का हिस्सा, तो इसी में स्वेज नहर बनाई गई 1869 में, ताकि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा जा सके और जो मध्य एशिया से जाकर के यूरोप जाना पड़ता था स्थल मार्ग के माध्यम से, उस दूरी को जल मार्ग के माध्यम से आसानी से कवर किया जा सके। इससे एक तो आर्थिक लाभ हुआ, यानी जो परिवहन का खर्च होता है जल मार्ग का स्थल मार्ग से कम होता है। तो और दूसरी चीज़ ये हुई कि जो मध्य एशिया के देशों के द्वारा अपना एकाधिकार जताया जा रहा था, इन रास्तों से लोग मध्य एशिया से व्यापार करते थे यूरोपवासी, उस पर, तो ये जो एकाधिकार वाला प्रश्न था इसको भी हल कर लिया गया। फिर आगे ये भारत का मैप दिखाया गया, जिसमें इसका विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर का से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण का, कुल 3214 किलोमीटर का। अच्छा, इसमें जो डिफरेंस है 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट का, इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर दिखाया जा रहा है। और यदि हम लोग एक कैलकुलेशन के हिसाब से यदि देखा जाए तो 1 डिग्री जो होती है वो लगभग 112 किलोमीटर के बराबर का डिफरेंस क्रिएट करती है। तो 30 डिग्री के हिसाब से अगर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इसमें लगभग 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, कितना हो गया 336, लगभग उसी के बराबर मिलेगा जो वैल्यू भारत के उत्तर से दक्षिणी विस्तार की है। आगे ये विश्व का मैप बताया गया। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग को दिखाया गया इसमें। तो ये तो वर्तमान का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग है, किंतु पहले भी प्राचीन काल में भी भारत का संबंध विश्व के विभिन्न देशों के साथ रहा है। तो उसके विषय में है, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंग एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि के कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। अब इसमें काफ़ी चर्चा की गई है। पहली बात तो की गई है कि भारत का जो व्यापारिक मार्ग थे भारत में बहुत सारे भूभागों से होकर जाते थे। जैसे कनिष्क के द्वारा जो व्यापारिक मार्ग बनाया गया था, जिसे सिल्क रूट कहा जाता था। और व्यापार के माध्यम से केवल वस्तुओं का ही आदान प्रदान नहीं होता था, बल्कि लोग एक दूसरे के विचारों को जानते थे, उनके यहाँ की परंपराओं को, खान पान को अपनाते थे। तो उसी क्रम में इसमें बताया गया है उपनिषदों के विचार। जो भारत में उपनिषद है, उपनिषदों की संख्या कुल 108 है। और रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई है। भारतीय अंक
एवं दशमलव प्रणाली। तो दशमलव की खोज भारत में हुई ऐसा माना जाता है। तो उसके माध्यम से मसाले, मलमल आदि के कपड़े, मसालों में भी काली मिर्च जिसे काला सोना कहा जाता था, और मलमल के कपड़े, ये सब चीज़ें भारत से व्यापार के प्रमुख साधन हुआ करते थे। यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला। तो यूनानी स्थापत्य कला या हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं जिसे, ग्रीस, वर्तमान में जो ग्रीस देश होता है उसी के आसपास के क्षेत्र को यूनान कहा जाता था। और पश्चिम एशिया की वास्तुकला, ईरान के जो पुराने शासक थे उन लोगों ने मीनार और गुंबदों का प्रभाव अपने यहाँ की वास्तुकला में किया था, जिसे भारत में भी अपनाया गया, जो वर्तमान में अवस्थित विभिन्न भारतीय पुरातत्वकालीन इमारतों में दिखाई देता है। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अभी दक्षिण एशिया जो है कौन है, तो भारत है, एक इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये सब कंट्री जो आती हैं दक्षिण एशिया में आती हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। तो इसमें इस बात की चर्चा की गई भारत के मानचित्र पर, भारत के पड़ोसियों के बारे में बताया गया है और भारत की पड़ोसियों के साथ सीमाएं कैसे कैसे लगती हैं। उनके आधार पर कुछ प्रश्नों के यहाँ दिया गया है कि पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, या कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते, या फिर पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरण, उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। इसी तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए। तो इस जो प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को भारत के मैप या मानचित्र के आधार पर ही समझा जा सकता है। तो ये है भारत का मानचित्र। इसमें उत्तर से लेके दक्षिण का तमिलनाडु तक का भाग, और पूरब से लेके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से लेके गुजरात तक का भाग दिखाया गया है। और इसके अंतर्गत हम लोग ये समझ सकते हैं कि भारत में किस प्रकार से सीमा क्षेत्रीय विस्तार है। तो भारत की जैसे जलीय सीमा जो है या समुद्री सीमा है, और इसकी स्थलीय सीमा है। स्थल सीमा से लगे देशों के यदि देखा जाए तो भारत में कौन कौन से देश स्थल सीमा भारत में लगते हैं, तो पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। ये जो कितने देश हो गए, 6 देश, ये कहाँ से लगते हैं, भारत के मुख्य सीमा से लगते हैं। और यदि जलीय सीमा की बात की जाए भारत के, तो जलीय सीमा में भारत के कौन से देश लगते हैं, तो इसमें भी ये पाकिस्तान से लगती है सीमा, यहाँ पे श्रीलंका से सीमा लगती है, और म्यांमार से सीमा लगती है भारत की। यहाँ मालदीव से सीमा लगती है लक्षद्वीप में। बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है हमारी जलीय सीमा, और थाईलैंड से सीमा लगती है, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे थाईलैंड स्थित है, जिससे सीमा हमारी लगती है। और यहाँ पे नीचे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया वाले भाग में यहाँ पे इंडोनेशिया सीमा लगती है। तो ये हमारे जलीय क्षेत्र से जो हमारी सीमा लगती है जिन देशों के साथ, उनका वर्णन है। अच्छा, कुछ ऐसे देश भी हैं भारत में कि जिनकी जल और स्थल दोनों से सीमा लगती है। तो ऐसे देश कौन से हैं, तो इन देशों में देखा जाए तो बांग्लादेश, जिसकी जल और स्थल सीमा दोनों लगती है, म्यांमार, इसकी भी जल स्थल सीमा दोनों लगती है, और पाकिस्तान का ये वाला भाग जिसमें इसके जल और स्थल सीमा दोनों लगती है। आपने ये बात तो पढ़ ही लिया कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। यह बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो बृहद निकोबार द्वीप समूह कौन सा है, तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है भारत का, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट स्थित है। यह भूमध्य रेखा से कितना दूर है, लगभग 876 किलोमीटर दूर है।
और भारत का सबसे उत्तरतम भाग जो है वो इंदिरा कॉल कहा जाता है, वो यहाँ पे अफगानिस्तान के वाले हिस्से में यहाँ पे स्थित है इंदिरा कॉल। और पश्चिम और पूर्वी भाग, दो पश्चिम पूर्वी भाग हैं भारत के बहुत ही, जिसमें जैसे कि यदि पश्चिम भाग किया जाए तो यहाँ पे सर क्रीक वाला हिस्सा है, और पूर्वी भाग की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में वालांगू का भाग है यहाँ पे। तो यहाँ सर क्रीक है और यहाँ पे वालांगू है। इसके अलावा भी अन्य बहुत से पॉइंट है, जैसे कि कुछ भारत की सीमावर्ती ये पॉइंट हैं सब, जैसे कोलाबा पॉइंट, ये कहाँ पड़ता है? कोलाबा पॉइंट पड़ता है मुंबई में, यहाँ पे। पॉइंट कैलीमरे, पॉइंट कैलीमरे कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और पॉइंट पेड्रो जाफना, यहाँ ये भी यहीं तमिलनाडु के पास में पड़ता है, लेकिन ये श्रीलंका के साथ, ये जो बीच में पाक जल संधि है, इसमें जो बीच में एक आदम ब्रिज इसे कहते हैं, या इसे राम सेतु कहते हैं, तो उस वाले भाग में स्थित है ये वाला हिस्सा पॉइंट पेड्रो, जो जाफना है, श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसके अलावा भारत की जो सीमाएं हैं उसके पड़ोसियों के साथ लगती हैं, और उन पड़ोसियों की सीमाओं के क्रम में तो कितने पड़ोसी हैं और कितने देश हैं हमारे, तो सबको एक तरफ से हम लोग देखते जाते हैं। तो जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की बीच बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर से दक्षिणी क्रम में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। कितने हो गए? 5। ये हो गए 5 राज्य जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। फिर यदि अच्छा, एक चीज़ और है पाकिस्तान के साथ जो हमारी ये सीमा बनती है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। इसी की तरीके से दूसरा देश यदि हम लोग देखें तो हम चीन की बात करते हैं। चीन के साथ सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हमारे? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और चीन के साथ जो हमारी सीमा लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। और जो मैकमोहन रेखा थी 1914 में शिमला समझौते के माध्यम से निर्धारित की गई थी। अच्छा, भारत और अफगानिस्तान की सीमा भी लगती है, तो कहाँ लगती है भारत अफगानिस्तान की सीमा? तो भारत अफगानिस्तान की लगभग बहुत छोटी सी सीमा है, 11 किलोमीटर के करीब है, वो यहाँ पे लगती है, इंदिरा कॉल के पास से लगती है। अफगानिस्तान एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश का अर्थ है कि इसके चारों तरफ देश हैं, कोई जलीय सीमा इसकी नहीं है। और भारत अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा बनती है उसे डूरंड रेखा कहा जाता है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इधर नेपाल है। नेपाल से लगने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं? जैसे बात के नेपाल के से लगते हैं जो राज्य, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, और कौन सा लगता है इसे? तो पश्चिम बंगाल का भाग लगता है। कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। नेपाल और भारत की सीमा के बीच में मुक्तावाचाही की व्यवस्था है, यानी कि भारत से नेपाल जाना और नेपाल से भारत आने के लिए किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे हम लोग अगला देश एक देखते हैं, जिसे म्यांमार को देख लेते हैं। तो म्यांमार जो ये सामान्य रूप से भारत के साथ पटकई पहाड़ियों से लगा हुआ भाग है। और ये पटकई की पहाड़ियाँ जो हैं म्यांमार को भारत से अलग करती हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद आते हैं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ लगने वाले राज्यों के क्रम में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य स्थित हैं। तो 5 राज्यों से सीमा किस किसकी में लग गई? पाकिस्तान के साथ भी 5 राज्यों से सीमा लग गई, चीन के साथ भी 5 राज्यों से लग गई, बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्यों से लग गई, नेपाल के साथ 4 राज्यों से, अफगानिस्तान के साथ मात्र लद्दाख से 1 से, और म्यांमार के साथ 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से। इसके बाद जलीय सीमा के अंतर्गत यदि देखेंगे तो श्रीलंका के साथ हमारे राज्य तमिलनाडु की सीमा लगती है यहाँ पे, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि स्थित है, जिससे भारत और श्रीलंका अलग होते हैं।
और इसके अलावा मालदीव की बात की तो मालदीव और लक्षद्वीप ये 2 हिस्से हैं, भारत मालदीव। और यहाँ पे बात की गई सुमात्रा की, जो कि जलीय सीमा लगती है इसके साथ हमारे अंडमान निकोबार के दक्षिणी भाग में। यहाँ पे ये मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में, यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप है लक्षद्वीप का, जो अंतिम दक्षिणी स्थित द्वीप है लक्षद्वीप का, जिसके माध्यम से मालदीव से अलग होता है। यहाँ पे कुछ फैक्ट और दिए गए हैं, जैसे क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के विषय में बताया जा रहा है कि उस समय कैसे शासन व्यवस्था हुआ करती थी। दूसरी चीज़ है, क्या आप जानते हैं स्कूल भुवन एनसीईआरटी की एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनआरएससी इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। तो ये हो सकता है किसी परीक्षा में इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली ऐसे पूछा जाए कि स्कूल भुवन जो ये पहल है किसकी है, तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ये जो है ये एनआरएससी इसरो की पहल है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजर के जाती है, तो कर्क रेखा यहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम से होकर जाती है। कितने राज्य हो गए? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 3, 3, 6, 7 राज्य हो गए। इसके अलावा क्या कोई राज्य छूट गया? हाँ, एक राज्य छूट गया, कौन सा? राजस्थान। तो कुल कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए जिनसे कि कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो भारत का ये वाला हिस्सा इधर है, ये जो सिक्किम और यहाँ ये वाला हिस्सा है, इसको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। और इसमें सिक्किम को जब जोड़ दिया जाता है तो 7 सिस्टर्स प्लस 1 कहा जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये हो गए 7। इसके साथ जोड़ दिया सिक्किम को तो हो गए 8, यानी 7 सिस्टर्स प्लस 1। विश्व के मानचित्र में कुछ चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं जिसके बारे में पाठ में आया हुआ है, उसको अलग से देख सकते हैं। जैसे पहली बात तो ये कि स्वेज नहर जो है वो लाल सागर से होकर पार करती है। तो अभी जो लाल सागर है वो किन किन देशों से इसकी सीमा साझा होती है? तो मिस्र, सूडान, क्या यहाँ इथोपिया सीमा लगती है? नहीं लगती है। तो यहाँ पे जो देश हैं 2 देश बने हुए हैं, एक इरिट्रिया और एक डिजिबुटी, और यहाँ पे सोमालिया। और फिर अगर हम लोग दूसरे दिशा में चलते हैं, यानी कि उत्तर की तरफ या लाल सागर के भारत से यदि जाएंगे तो हम लोग दाहिने किनारे पर चलते हैं। तो इसमें सऊदी अरब, यहाँ पे है यमन, ये 2 देश यहाँ जिसके साथ इसकी सीमा साझा होती है। और यहाँ पे मिस्र के साथ सीमा तो साझा हो ही रही है। एक सवाल कभी कभी और पूछा जाता है जो कि महासागरों को लेकर के, पूरब से पश्चिम या फिर उत्तर के दक्षिण में महासागर को सजाना होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे भूमध्य सागर, फिर काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर, ये 4 सागर स्थित हैं। से प्रश्नोत्तर पे आते हैं। पहला है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? राजस्थान से तो जाती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, त्रिपुरा से भी जाती है, ओडिशा से नहीं गुजरती कर्क रेखा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है, यानी यदि ये भाग है तो वो बात यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। तो कौन सा है इसमें से? भारत का विस्तार कितना है पूर्व पश्चिम से पूर्व की तरफ? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो पूर्वी दिशांतर कौन हो गया? 97 डिग्री 25 मिनट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? अच्छा, तो अब ध्यान से देखना है इसमें किस किस की बात कर रहा है।
तो ये कह रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं? तो इसमें से उत्तर प्रदेश जो है चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, उत्तर प्रदेश ना बिहार ना भूटान के साथ सीमा साझा करता है, और उत्तर प्रदेश ना म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश किसका सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ। तो इससे हम लोग पता चल गया कि ये जो सीमाएँ हैं ये नेपाल से लगती हैं। ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती यानी कि लक्षद्वीप की राजधानी, तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? इसका उत्तर तो हो ही गया, लक्षद्वीप की राजधानी, तो लक्षद्वीप जाएंगे। पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और दीव और दमन यहाँ नहीं जाएंगे। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? तो भूटान के साथ तो भारत की सीमा लगती है। अच्छा, ताजिकिस्तान, अभी इसको थोड़ा सा रोक देते हैं, आगे देख लेते हैं। तो बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के भारत की सीमा लगती है और सबसे लंबी सीमा भी लगती है स्तरीय रूप में। इसके बाद आता है नेपाल, अभी हमने देखा है नेपाल के साथ सीमा भारत की लगती है। तो बचा कौन? ताजिकिस्तान, जिसके साथ भारत की सीमा नहीं लगती। आगे उत्तर दिया प्रश्न है, संक्षेप में देने के लिए उत्तर है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह भारत का है? लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? अब वो कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं दक्षिण के भाग में बताना है। इसमें श्रीलंका हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा और इंडोनेशिया हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। मालदीव होगा कि मॉरिशस? मालदीव हो जाएगा, जो कि निकाय से अलग होता है। दूसरा प्रश्न, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो अब वो कौन कौन से देश हैं भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं? तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि भारत से बड़े क्षेत्रफल में और बहुत से देश हैं। यदि सबसे बड़ा देश देखें दुनिया तो रूस हो गया, उसके बाद कनाडा हो गया, फिर उत्तरी अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया, फिर चाइना हो गया यानी चीन हो गया, इसके बाद कौन हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया और ब्राज़ील हो गया और उसके बाद भारत हो गया। कोई देश बीच में छूट गया क्या? रूस, चाइना, यूएसए, रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया। अच्छा, अगला प्रश्न है हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो वो कौन कौन से देश हैं जो हमारे उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्वी में हैं? तो इसमें हम लोग जैसे देख सकते हैं कि देख मैं बना था उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं, ये देश हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हो जाएंगे यहाँ पर। दूसरा कह रहा है उत्तरी, तो उत्तरी भाग में कौन हो सकता है? तो चीन को ले सकते हैं। और उत्तर पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी तो यहाँ पे भी चीन हो सकता है, नेपाल हो सकता है, भूटान और कौन हो सकता है? म्यांमार भी। भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। ये वाला प्रश्न तो हो गया था। अगला है सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है? ऐसा है कि हमने मानक समय तो पूरे देश का एक माना है, किंतु यदि हम लोग बात करें तो ये हमारा भारत का मैप है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे, गुजरात यहाँ पे, इन तीनों के बीच में जो अंतर है वो लगभग 30 डिग्री का है। और ये 30 डिग्री का अंतर से हमको पता है कि 15 डिग्री के अंतर पे 1 घंटे का समय अंतर हो जाता है, इसलिए 30 डिग्री पे कितने समय का अंतर हो जाएगा? लगभग 2 घंटे का समय का अंतर हो जाएगा। और पूरब की तरफ बात हो रही है तो 2 घंटे पूरब हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में सूरज सुबह में जल्दी निकल जाएगा, उतने समय में गुजरात में सूरज जल्दी नहीं निकलेगा, थोड़ा लेट से निकलेगा। ऐसी दिक्कत हो जाती है, इसीलिए जो सूर्योदय है अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में 2 घंटे पहले हो जाता है, तो सूर्यास्त भी 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है, जबकि दोनों स्थानों की जो घड़ियाँ होती हैं एक ही समय दिखाती हैं। ऐसा मानक समय के अनुसार होता है जिसे हम मानते हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ? विभिन्न प्रकार के लाभ हुए। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने से इसको एक तरफ जहाँ व्यापारिक लाभ प्राप्त हुए, वहीं इसका एक बड़ा भाग समुद्र से घिरा होने की वजह से इसे समुद्रिक सुरक्षा मिली, जो कि आक्रमणकारियों से सुरक्षा मिली। हमारे यहाँ जब भी आक्रमण हुए तो उत्तर पश्चिम से हुए आक्रमण हमेशा, तो उत्तरी भाग से आक्रमण हुए। तो हमारा दक्षिण वाला जो भाग था वो अधिकतर समय आक्रमणों से सुरक्षित रहा। और इसे एक और प्राकृतिक सीमा थी, जैसे विंध्य पर्वत श्रेणियाँ थी, जिन्होंने इसे सुरक्षित रखा।
उत्तर में भी थी, ऐसे हिमालय पर्वत श्रेणी थी, परंतु उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच में बहुत से दर्रे हुआ करते थे और उन दर्रों से आक्रमणकारी भारत में आ जाया करते थे। अब अगला प्रश्न इसमें दिया मानचित्र कौशल पर है। मानचित्र की सहायता से इसमें पहचान कीजिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं? तो ये हो जाएगा तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये जो हिस्से हो गए ये भारतीय महाद्वीप के भाग हो गए। दरअसल ये प्लेट डिवीजन पर आधारित है। जो भारतीय प्लेट है वो किस प्रकार से यूरेशियन प्लेट से अलग होती है उसके आधार पर, जिसमें से अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड के भागों में बांटा गया है। अगला है कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है? वो तो हो गया प्रश्न। भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु क्या है? तो पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट की बात कर रहा हूँ। भारत का एक दूसरी पहली बात है, मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु पूछा है, मिस्टेक हो गई। दक्षिणी भूभाग का जो शीर्ष बिंदु पूछे मुख्य भूभाग का दक्षिणी, तो ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। और यदि संपूर्ण भारत का पूछा स्थलीय और जलीय दोनों मिलाकर, तो ये पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में भारत के स्थित है ये वाला भाग, वो हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पे कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट का सबसे उत्तरी अक्षांश। अक्षों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश कौन हो गया? तो मुख्य भूभाग की बात कर रहा है। मुख्य भूभाग जब भी बोलेगा तो स्थल भाग की बात होगी। 8 डिग्री 4 मिनट ये वाला नीचे वाला कन्याकुमारी से जो लगता है यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट का भाग। फिर अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, तो इसमें कौन सा है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री जो दिया हुआ है, 97 डिग्री 5 मिनट कितना है? तो वो जो दूसरा बड़ा बिंदु इसका है 97 डिग्री 25 मिनट वो है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, हाँ ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तो इसमें ये देख सकते हैं कि सभी राज्य इसमें हैं। सबसे लंबी तटरेखा की जब बात करेगा तो उसमें सबसे पहले हो जाएगा गुजरात, ये वाला भाग, जो ये वाला भाग है यहाँ से कर्नाटक की खाड़ी से, कच्छ की खाड़ी से ये वाला जो भाग है इसका समुद्र तट सबसे ज़्यादा यहाँ पे गुजरात में पहले के नंबर पे। फिर गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे दिए जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ये वाले हिस्से में आंध्र प्रदेश। उसके बाद था तमिलनाडु, फिर केरल। तो इस प्रकार से ये विस्तारित हुए हैं जो भारत के तटीय राज्य हैं और उनसे लगने वाली समुद्री सीमा है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, तो ये कौन सी जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो यदि इसमें देखा जाएगा तो ये पाक जल संधि है, पाक स्टेट। भारत के केंद्र शासित क्षेत्र, तो भारत के केंद्र शासित क्षेत्र आपको पता ही है कि कौन कौन से हैं। तो ये भारत हो गया, तो जैसे अगर केंद्र शासित तो पहली बात तो नई दिल्ली जो है, फिर चंडीगढ़, वहाँ पे पौंडुचेरी जो है वो 4 भागों में है। तो यहाँ पे अमन है, कराईकल है, और 4 भागों में कहाँ है? तो ये केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, और इसके आंध्र प्रदेश में 2 भाग हैं। फिर इसके बाद लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और दीव, ये दोनों एक कर दिए गए। तो कितने हो गए यहाँ पे? और 2 और हैं, एक है लक्षद्वीप और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली और दीव, और यहाँ पे यह है लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसके बाद यह परियोजना कार्य जिसे आप कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ करके अपने राज्य का विस्तार, अक्षांश और देशांतर में ज्ञात कीजिए और रेशम मार्ग के बारे में सूचना एकत्र कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि नई विकास योजनाओं हेतु उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के मार्ग विकसित किए गए हैं। तो इसे आप कर सकते हैं। ऐसे के साथ